नमस्कार। आज हमारी मुलाकात एक ऐसे विशेष व्यक्ति से हुई जिन्हें सुनना अपने आप में एक कर्णप्रिय अवसर जिसको कह सकते हैं वो है। आप कवि भी हैं, आपकी संगीत में भी रुचि है, आप एक शिक्षाविद भी हैं क्योंकि डीयू में पढ़ाते हैं आप। और ये एक ऐसा अवसर है कि मन में जो उत्कंठाएं हैं जिनके जवाब अभी तक मुश्किल से मिले हैं, तो एक दो प्रश्न उनसे पूछे जाए। सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं माइक्रोफोन पर। जी, धन्यवाद। ऋषिराज जी, एक आम आदमी जब सोचता है संस्कृत को लेके, जी, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि मॉडर्न स्पोकन संस्कृत बहुत ज़्यादा जितने लेवल पर उसको हमारे सामाजिक जीवन में होना चाहिए, उतना वो अपेक्षाकृत कम आई है। जी, हम ज़्यादातर वैदिक लौकिक संस्कृत की तो हम बात करते ही हैं, लेकिन बिल्कुल वर्तमान विश्व की जो संस्कृत है जिसमें मॉडर्न हमारी टेक्नोलॉजी और अन्य चीज़ें भी शामिल हों, तो वो अपेक्षाकृत कम सुनने को मिलती है। जी। तो सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, चूंकि आप लिखते भी हैं और काव्य भी करते हैं इस भाषा में, किस हद तक मॉडर्न स्पोकन संस्कृत अब विमर्श का हिस्सा है? मुझे ऐसा लगता है कि यह बात सत्य है जो आपने कही है कि अपेक्षाकृत संस्कृत भाषा प्रयोग में कम है, किंतु उसका आधुनिक रूप। हाँ, बिल्कुल। आधुनिक दृष्टि से प्रयोग में कम हमें दिखाई पड़ती है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि यह प्रयोग हो ही नहीं रहा। उसका विरल प्रयोग है, ये कहा जा सकता है। उसके कारणों पर हम बात कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है। उसके कुछ स्पष्ट कारण हैं। उसके जैसे कुछ स्पष्ट कारणों में यह भी है कि संस्कृत भाषा प्रायः शिक्षण माध्यम की भाषा नहीं है। यह एक बहुत स्पष्ट स्थिति है कि भारतवर्ष में संस्कृत का अध्ययन संस्कृत के पारंपरिक गुरुकुलों में होता है और जो संस्कृत के विश्वविद्यालय हैं उनमें होता है। कुछ सामान्य विश्वविद्यालयों में भी संस्कृत का अध्ययन होता है। अगर हम संस्कृत के गुरुकुलों की बात करें तो संस्कृत के गुरुकुल भी दो प्रकार के हैं। एक तो आर्य समाज की ओर से जो संचालित गुरुकुल हैं, जहाँ अष्टाध्यायी महाभाष्य पद्धति से व्याकरण शास्त्र का निरुक्त का अध्ययन अध्यापन होता है। वहाँ प्रायः हिंदी माध्यम और पुनः संस्कृत माध्यम में अध्ययन अध्यापन होता है। वह एक बहुत अच्छी स्थिति है, किंतु वहाँ जो विषय हैं वे प्राचीन हैं। उन विषयों को आज के प्राविधिक युग में वो लोग न तो पढ़ते हैं न पढ़ाते हैं। अगर कोई प्रयास करे तो ऐसे लोग भी बड़े विरल हैं। दूसरी स्थिति जो सनातनी वैदिक पाठशालाओं की है, वहाँ संस्कृत का अध्ययन अध्यापन कम होता है, बहुत कम होता है। वहाँ मंत्रों को परंपरा से जैसे मंत्र गुरुजन से पढ़े जाते हैं, उन मंत्रों को अगली पीढ़ी में संक्रांत किया जाना, यही एकमात्र उद्देश्य होता है। तो वहाँ संस्कृत के मंत्रों के कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता है, न कि संस्कृत भाषा के प्रशिक्षण पर। तो इन दोनों से हम बहुत अपेक्षाएं नहीं कर सकते। यद्यपि बहुत अपेक्षाएं की जानी चाहिए और मतलब होनी चाहिए, पर अभी संभव नहीं है जो परिस्थिति वर्तमान की है। अब आते हैं हम संस्कृत विश्वविद्यालयों में। संस्कृत विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा संस्थान है जहाँ संस्कृत माध्यम में अध्यापन होता है। परीक्षा में उत्तर लिखने का माध्यम, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने का माध्यम भी संस्कृत है। तो यहाँ संस्कृत के अलग अलग विषयों का अध्ययन अध्यापन होता है। जैसे वेदांत है, वेदांत के भी कई सारे जो अलग अलग संप्रदाय हैं, जैसे विशिष्टाद्वैत है या द्वैताद्वैत है, शुद्धाद्वैत, अद्वैत, शांकर वाला, और ऐसे ही व्याकरण के नव्य व्याकरण, प्राच्य व्याकरण, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सिद्धांत ज्योतिष, फलित ज्योतिष, विभिन्न प्रकार के अलग अलग अनुशासन संस्कृत विश्वविद्यालयों में हैं। पर वहाँ भी आधुनिक विषय उस तौर पर नहीं है जिस तौर पर हमारी मांग है। अब आते हैं हम सामान्य विश्वविद्यालयों में। सामान्य विश्वविद्यालयों में संस्कृत की पढ़ाई होती है, वेदांत की पढ़ाई नहीं होती। माने संस्कृत में वेदांत की पढ़ाई होती है, पर विशुद्ध रूप से वेदांत की पढ़ाई, व्याकरण की पढ़ाई नहीं होती है। यहाँ संस्कृत में एमए होता है, जबकि जो संस्कृत विश्वविद्यालय हैं वहाँ किसी विशेष शास्त्र में आचार्य होती है। तो जो संस्कृत में एमए करते हैं वहाँ एक सुविधा है, और उस सुविधा का नुकसान अधिक है, लाभ कम है। सुविधा यह है कि भारत में जब पिछले 150-200 वर्षों में ब्रिटिश शासन का बोलबाला था, तो बाहर के लोगों ने संस्कृत पढ़ना शुरू किया।
तो अनुवाद एक माध्यम बना, और उस अनुवाद के माध्यम से संस्कृत की पढ़ाई अंग्रेज़ी में हुआ करती थी। जैसे मैक्स मुलर थे, मैकडोनल्ड थे, इन लोगों ने जो भी पुस्तकें लिखी हैं वो अंग्रेज़ी माध्यम में लिखी हैं और संस्कृत पर लिखी हैं। पुस्तकें बहुत अच्छी हैं, जैसे कीथ ने लिखी है, विंटरनेथ जी ने लिखी है, बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं इन लोगों ने और बड़े अच्छे स्तरीय शोध के ग्रंथ हैं। यह एक अलग बात है कि उनकी अपनी कुछ मानसिकता भी उसमें शामिल है, वो एक अलग विषय है, पर उन्होंने जो भी कुछ लिखा वो अंग्रेज़ी में लिखा। तो इस कारण जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे जो संस्थान हैं, उनमें जब संस्कृत का अध्यापन शुरू हुआ तो अंग्रेज़ी माध्यम में पढ़ाई और परीक्षा की प्रणाली थी। बाद में संस्कृत माध्यम भी आया, क्योंकि जो संस्कृत के पंडित हैं, जो पारंपरिक हैं, वो संस्कृत में पढ़ेंगे, तो दोनों माध्यम चल गए। बहुत बाद में हिंदी माध्यम भी शुरू हुआ। तो अभी ये स्थिति है कि जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं वो संस्कृत भाषा का अध्ययन हिंदी में करते हैं और हिंदी में परीक्षाएं लिखते हैं। मैं एकमात्र अपने बैच में व्यक्ति था जिसने संस्कृत माध्यम में बीए और एमए की परीक्षाएं लिखी। मेरे साथ के जितने लोग थे सब हिंदी में लिखते थे और 2 लोग अंग्रेज़ी में लिखते थे। उस सुविधा के कारण ये बहुत स्वाभाविक है कि हमारे बच्चे संस्कृत को ही पढ़ें, ये बहुत बड़ी बात है। प्राचीन संस्कृत को ही पढ़ लें, वो बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा, विमर्श का विषय है, और वह काम ये होगा कि अलग अलग स्थानों पर उपवेशन हों, बैठकें हों, और उस पर जो व्याकरण के विद्वान हैं, जो साहित्य के विद्वान हैं, क्योंकि व्याकरण का विद्वान तो व्युत्पत्ति निमित्त बताएगा और साहित्य का विद्वान प्रवृत्ति निमित्त बताएगा। ये 2 शब्दों के निमित्त होते हैं। एक तो होता है व्युत्पत्ति निमित्त शब्द बना कैसे, और एक होता है प्रवृत्ति निमित्त शब्द का प्रयोग कैसे होगा। इन दोनों को जो अच्छे से जानता होगा वही भाषाविद है। आप केवल व्युत्पत्ति निमित्त की बात करें, जैसे कुशल शब्द का अर्थ होता है जो कुशा तोड़ने में, कुशा खींचने में सक्षम हो, क्योंकि वो कुशा जब खींची जाती है, तोड़ी जाती है, तो उंगली छिल सकती है। तो जो व्यक्ति कुशा को ऐसे ढंग से खींच ले, तोड़ ले, उखाड़ ले, जिससे कि उसके हाथ पर कोई क्षति न पहुंचे, उसे कुशल कहा जाता है। यह इसका व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है। अगर व्युत्पत्ति कोई पूछे कुशल की, पर हम कहते हैं यह तो नृत्य में कुशल है, तो कुशल शब्द बाद में रूढ़ हो गया कि वो किसी भी कार्य को बहुत अच्छे से करने में जो सक्षम है, समर्थ है, जो बहुत अच्छे से किसी काम को कर सके, सुंदरता से, बहुत सफाई के साथ, सावधानी के साथ, ऐसे व्यक्ति को हम कुशल कहते हैं। तो ये जो कुशल शब्द का वर्तमान अर्थ है वह प्रवृत्ति निमित्त से तय हुआ है। इसलिए शब्दों का व्युत्पत्ति निमित्त अलग होता है और प्रवृत्ति निमित्त अलग होता है। तो जो इन दोनों को जानते हैं, व्युत्पत्ति निमित्त व्याकरण के विद्वान बताएंगे, प्रवृत्ति निमित्त साहित्य के विद्वान बताएंगे, और जो दोनों के विद्वान हैं वे इस बात को तय करें कि हमें कौन सी शब्दावली गढ़नी पड़ेगी, क्योंकि शब्दावली गढ़नी पड़ेगी। और उसमें भी मेरा एक अभिनिवेश है, एक मेरा इसमें दखल है कि जो शब्द हमें पहली बार अंग्रेजी में मिल रहे हैं, हम उन शब्दों को उस रूप में स्वीकार कर सकते हैं। इसमें पाणिनि जी ने आज्ञा दी है। पाणिनि जी ने एक अष्टाध्यायी में सूत्र लिखा है, अर्थवदधातुरप प्रत्ययः प्रातिपदिकम। इस सूत्र का जो भाव है वह यह है कि जिसका कोई भी अर्थ हो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, और जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है उसका भाषा में, संस्कृत भाषा में प्रयोग हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का नाम है बंटी। अब मैंने बोला बंटी, तो बंटी शब्द का डिक्शनरी में बेशक कोई अर्थ ना हो, मुझे नहीं पता कि इसका क्या अर्थ है, क्योंकि मैं इस भाषा का विद्वान नहीं हूँ, मैं संस्कृत का हूँ, संस्कृत में बंटी शब्द का कोई अर्थ नहीं है, माना। पर बंटी शब्द जैसे हमने उच्चरित किया, ऐसे ही बंटी नाम का जो व्यक्ति है वो हाँ कहेगा, और उस बंटी नाम के व्यक्ति का जो स्वरूप है उसका चित्र हमारी बुद्धि में आ जाएगा। तो इस प्रकार उसका स्पष्ट अर्थ है, और स्पष्ट अर्थ होने के कारण बंटी शब्द का प्रयोग संस्कृत भाषा में हो सकता है। तो जो शब्द, जैसे मेट्रो शब्द है, मेट्रो शब्द पहली बार अंग्रेजी में आया, कंप्यूटर शब्द पहली बार अंग्रेजी में आया। कंप्यूटर को तो आपने बना दिया कि कंप्यूट करना, संगणक करना, पर संगणक शब्द खो चुका है अपना अर्थ, कंप्यूटर शब्द अपना अर्थ खो चुका है, वो कितना विस्तृत हो गया। तो यह अर्थ विस्तार है भाषा विज्ञान के अनुसार। तो इसी प्रकार हमें उन शब्दों को उस रूप में स्वीकार करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए जो शब्द उस भाषा में पहली बार निर्मित हुए हों। पर हमें अपने शब्दों को स्थानापन्न नहीं करना चाहिए। जैसे हम माता को माता ही कहें, हम मम्मी ना बोलें, हम पिता को पिता कहें, हम पापा ना बोलें, हम मौसा को मौसा कहें, हम चाचा को चाचा कहें, पितृव्य को पितृव्य कहें, जो पितृश्वसा है उसको पितृश्वसा कहें। लेकिन क्या मैं आपको एक प्रश्न पूछ सकता हूँ जी, यहाँ पर? ये ऐसा मेरा मानना है जी। अगर जैसे आम लोग, आम घरों में मम्मी पापा, मैं जा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, ऐसी बातें हिंदी बोलते हुए अक्सर हो जाता है,
बहुत से लोग मेरे से मतलब अग्री नहीं करेंगे कि, लेकिन मेरे मन में ये आता है कि अगर बच्चा मम्मी अहम या अस्मि, उसके बाद वो एक जो आम बातचीत की तरह संस्कृत को इस्तेमाल करता है, तो क्या ऐसा करने से हम ज्यादा लोकप्रिय बना सकते हैं, लोकप्रियता एनकरेज करके ये हो शब्दों सकता है। देखिए, लोकप्रिय बनाने के कई सारे प्रयोग हैं। जैसे दूरदर्शन से वार्तावली का प्रसारण होता है और वहाँ एक प्रकल्प है कि जो भी फिल्मी गाने हैं उनको संस्कृत में अनुदित किया जाए। व्यक्तिगत रूप से मैं इस विधा का विरोधी हूँ, क्योंकि मैंने अपने शोध प्रबंध के एक अध्याय में इस पूरे सिद्धांत का खंडन किया है। ये मेरी अपनी विवशताएं हैं। लोकप्रियता की दृष्टि से वो सब ठीक है, किंतु शास्त्रीय दृष्टि से वो बहुत समय तक, शताब्दी पर्यंत चलने वाला नहीं है। तो अगर लोकप्रियता हमारा उद्देश्य है तो वो स्वीकार्य है। क्या उस एक दृष्टि से। भाषा रेल की पटरी की तरह जी, शास्त्रीय शास्त्रोक्त शुद्धता लिए और लोकप्रिय विस्तार प्रसार लिए, क्या दोनों कोएग्जिस्ट कर सकती हैं? हाँ, कर सकती है, परंतु दोनों में एक सामंजस्य बनाना पड़ेगा। दोनों को अपनी अपनी ओर से बहुत काटना पड़ेगा। कारण कि अगर संस्कृत को आप सहज बनाने लगे ना, तो संस्कृत संस्कृत नहीं रहेगी, वो प्राकृत हो जाएगी। संस्कृत की ये खास विशेषता है, ये बड़ी बात है कि आप ऋग्वेद की संस्कृत और ऋषिराज की संस्कृत, संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति दोनों की संस्कृत को पढ़ सकता है, समझ सकता है। जबकि हिंदी में 500 साल पुरानी हिंदी और आज की हिंदी एक जैसी नहीं है। संस्कृत की ये विशेष बात है कि संस्कृत ऋग्वेद की हो या ऋषिराज की हो या आपकी हो या आने वाले 200 साल बाद की हो, पाणिनि जी ने जो रेखा खींची है ना शुद्धता की, अगर कोई उस रेखा का अतिक्रमण न करे तो संस्कृत वैसी ही रहेगी। और संस्कृत भाषा ने अपने आप में एक ऐसी विशेषता बनाई रखी है कि अगर आप उस रेखा का उल्लंघन करते हैं तो वो संस्कृत नहीं रहती, वो प्राकृत हो जाती है, वो कुछ और हो जाता है। तो इसीलिए लोकप्रियता के लिए हम और भी प्रयोग कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है लोकप्रियता के लिए कुछ भी हो, संस्कृत के छंद के साथ, संस्कृत के व्याकरण के साथ खिलवाड़ ना हो, ऐसा मेरा अपना मानना है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। बस चलते चलते 2 छोटे से सवाल मन में आ रहे हैं जी। आपको जब मैं बोलते हुए सुनता हूँ और खासतौर से पद्य, तो यूं लगता है कि मुझे अगर संस्कृत सीखनी हो तो साथ में शास्त्रीय संगीत का, मतलब वोकल का भी ज्ञान होना जरूरी है, नहीं तो मैं वो सुर कैसे दे पाऊंगा? वस्तुतस्तु जब हम संस्कृत भाषा सीखने की बात करते हैं तो संस्कृत भाषा के 2 रूप हैं। एक तो संस्कृत की भाषा को सीखना, दूसरा संस्कृत भाषा में निहित किसी विद्या को सीखना। जैसे आप व्याकरण सीखेंगे तो व्याकरण एक अलग विषय है, साहित्य एक अलग विषय है। आपने जो प्रश्न किया है वो आपने प्रश्न किया है संस्कृत भाषा को लेकर, किंतु आपके प्रश्न का उद्देश्य चला गया है छंद शास्त्र। तो अगर आपका प्रश्न यह हो कि आप संस्कृत के छंदों को, संस्कृत के पद्य का गायन सीखने के लिए संगीत की कितनी आवश्यकता का अनुभव करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये आपके प्रश्न का रूप होगा। तो मैं इसी रूप को प्रमाण मानते हुए इस प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। वस्तुतः जब आप संस्कृत का छंद सीखते हैं तो यह आवश्यक है कि आप गायन करते हों, परंतु अगर आप गायन करते हैं तो यह आवश्यक नहीं कि आप अत्यंत मधुर कंठ हों, क्योंकि गायन के अलग अलग स्तर हैं। संस्कृत की कविता का पाठ भी हो सकता है, जैसे या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। ये गायन नहीं है, ये गायन थोड़ी था। इसको जो गायन नहीं भी कर सकते वे लोग भी इसको काव्यपाठ की दृष्टि से सीख सकते हैं, और जो गायन कर सकते हैं वो इसको भैरवी में गाएं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्ड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। तो अगर आपको ऐसा गायन सीखना है तो उसके लिए आप शास्त्रीय संगीत भी सीखें, फिर संस्कृत का छंद सीखें। पर शास्त्रीय संगीत के चलते संस्कृत के छंद की दुर्दशा ना हो,
संस्कृत के छंद का अपना मीटर है, उसको उसकी यति है, उसकी गति है। और अगर आप गायन नहीं भी करते हैं तो भी आप संस्कृत का छंद उच्चारित कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई विप्रतिपत्ति, कोई विचिकित्सा, कोई संशीति, संशय, संदेह नहीं है। अति उत्तम। हमारे श्रोताओं को आपने मंत्र मुग्ध कर दिया। धन्यवाद। बस चलते चलते मेरा अंतिम सवाल ये है कि आपके व्यक्तित्व के एक और पहलू पर आते हैं जी। आपको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया वो काव्य संग्रह था ना? हाँ जी, हाँ जी। तो संक्षेप में जी जो पूरा कलेक्शन है आपका, पोएट्री कलेक्शन, जी, उसके बारे में श्रोताओं को बताइए। जी। मेरा प्रथम काव्य संकलन आद्योन्मेषः के नाम से प्रकाशित हुआ था 2016 में, और इसमें 2005 से लेकर 2016 तक की जो 11 वर्षों की मेरी जो प्राथमिक रचनाएं हैं उनका प्रकाशन हुआ है। इन संपूर्ण रचनाओं में 51 शीर्षक हैं और 51 कविताएं हैं। इनमें 2 शतक हैं, 2 अर्धशतक पंचाशिकाएं हैं और कुछ स्फुट कविताएं हैं, कुछ गद्य हैं और कुछ स्तोत्र हैं और कुछ समसामयिक हैं। तो विभिन्न प्रकार की विधाओं को ध्यान में रखते हुए और जो तत्त अवसरों में मुझे लिखने का सुअवसर, सौभाग्य आदि प्राप्त हुआ, स्वयं की रुचि से या गुरुजनों की प्रेरणा से, उन सब का संकलन है। तो कविताओं में मैं तो अपनी समीक्षा में इसमें 95% कविता को अधम काव्य की श्रेणी में रखता हूँ, क्योंकि अभिधा प्रधान है और कहा जाता है कि व्यंजना उत्तम है और लक्षणा जो है वो व्यंजना की सहयोगिनी और अभिधा को अधम काव्य की श्रेणी में रखा जाता है। तथापि जो आज के जो संस्कृत के रचनाकार हैं उनमें मुझे भी संस्कृत के विद्वान शामिल करते हैं और इसकी विविधताओं को देखकर या इसमें कुछ उत्तमांश निर्णायकों को लगा होगा, इस दृष्टि से उनको यह पुस्तक पुरस्कार योग्य लगी और वह आपके सामने है। बाकी इसमें स्तोत्र हैं, गुरु स्तुतियाँ हैं, कुछ व्यक्तिगत बातें भी हैं और कुछ नए प्रयोग हैं, जैसे व्हाट्सएप संवाद, जैसे फेसबुक संवाद और इनविटेशन होते हैं ना किसी कार्यक्रम में बुलाने के, वो भी सब संस्कृत की कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास है। तो कुछ क्या संयोग है कि हमने शुरुआत मॉडर्न स्पोकन संस्कृत से की और हम कंक्लूड भी कर रहे हैं मॉडर्न स्पोकन संस्कृत के ही एक अंश से, जब आपने व्हाट्सएप जी तो मुझे लगा कि ये आधुनिकता भी हो सकती है और इसको स्वीकार करना चाहिए। ऋषिराज, स्टूडियो में आकर हमारे श्रोताओं के लिए समय निकाला आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत रोचक बातें जानने को मिली। जी, अनुगृहीतोऽस्मि, स्वागतम।